नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है 8 बजे की ताजा खबर। दरअसल भोपाल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। भोपाल में बड़े पैमाने पर देश विरोधी लिटरेचर छापा जाता था और मदरसों में इन्हें बांटा जाता था। दरअसल ये कट्टरपंथी लिटरेचर मदरसों में जिहादी किताबें और देश विरोधी साहित्य छापकर बांटे जाते थे मदरसों में, और साहित्य से युवाओं को ब्रेन वॉश कर उन्हें तैयार किया जाता था। जेएमबी के संदिग्ध आतंकियों के प्लान का यह खुलासा हुआ। किताबों से ये देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। भोपाल के करौंद इलाके में शाहबान खान संदिग्ध आतंकियों के घर से आपत्तिजनक लिटरेचर मिला। शाहबान खान रहता था भोपाल में, जहां एनआईए और एटीएस की कार्रवाई में गिरफ्तार हुए संदिग्ध, और इस पूरे मामले में लगातार की जा रही है कार्रवाई। और संदिग्धों के घर से ये दस्तावेज बरामद हुए। फिलहाल आपको बता दें कि जो लिटरेचर यहां से मिला है, उस लिटरेचर से दरअसल देश के युवाओं को बरगलाने और देश विरोधी मानसिकता उनमें भरने का काम किया जा रहा था। किताबों से ये साजिश रच रहे थे। और भोपाल के करौंद इलाके में शाहबान खान रहता था। संदिग्ध आतंकियों के घर से आपत्तिजनक लिटरेचर मिला है और एनआईए और एटीएस की कार्रवाई में संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल भोपाल में बड़े पैमाने पर देश विरोधी लिटरेचर छापकर मदरसों में बांटने का ये काम करते थे। और बात करेंगे, हमारी सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, आज की इस अगर पूरे प्रकरण की बात करें तो अभी जो लिटरेचर वहां से मिला है, इनकी छपाई भी भोपाल में हो रही थी और साथ ही मदरसों में इन्हें बांटकर युवाओं के ब्रेन वॉश करने का ये काम कर रहे थे। ये आता कहां से था? इस लिटरेचर में जो मटेरियल्स होते थे, क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है? कौन लोग दरअसल इसके पीछे हैं और क्या कुछ हैं डिटेल्स, ताजा अपडेट्स अपने पास? जी आशीष, एनआईए लगातार जो आतंकी पकड़े गए राजधानी भोपाल से, उसमें लगातार कई बड़े खुलासे कर रही है। और इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे उनके पास से देश विरोधी लिटरेचर, जो कट्टरपंथी साहित्य है, वो बरामद हुआ था और इसे मदरसों में दिया जाता था ताकि जो ब्रेन वॉश करने की कोशिश है और जिस तरीके से नेटवर्क इनका चलता था ब्रेन वॉश को लेकर, वो और ज्यादा हो सके। और मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां तक इनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ था। हालांकि लिटरेचर कहां पर, किस तरीके से, इसके पीछे कौन था, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन अभी फिलहाल कई और बड़े खुलासे हैं जो कि आने वाले दिनों में हो सकते हैं। और इसको लेकर एनआईए खुद इन बातों को लेकर सामने आ रही कि आखिर किस किस तरीके से चीजें आतंकियों के पास से निकलकर सामने आ रही। और अभी फिलहाल जो रिमांड है आतंकियों की, वो 10 जून तक बढ़ा दी गई है। और इसके साथ ही कई और बड़ी बातें, कई और बड़े खुलासे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में पकड़े गए आतंकियों के मामले में देखने को मिल सकती है। आशीष, बिल्कुल रंजना, ये भोपाल से जो पकड़े गए आतंकी हैं उनके लिए भी निश्चित रूप से ये एक एनआईए के लिए एक बड़ी ये अपडेट है। और आप बने रहे हमारे साथ, इस पर और डिटेल्स और खबरों पर भी आपसे बातचीत करेंगे आगे। फिलहाल बढ़ते आगे और कांकेर से एक बड़ी खबर। रिहायशी इलाकों में एक बार फिर भालू का देखा जाना, और हर रोज की तरह ये एक रूटीन बन गया है कि भालू आते हैं, इलाके में दहशत फैलाते हैं और वन विभाग अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। भालू के हमले में कई लोग घायल भी हो चुके हैं और भालू को जंगल में खदेड़ने का वन विभाग का कोई प्रयास अभी नहीं हो रहा है। वन विभाग इस पूरे मामले में लोगों के निशाने पर है। वन विभाग का इस पे अब तक कोई ऐसे संतुष्टिजनक जवाब भी नहीं आया है। और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि भालुओं का इस तरह से गली में घूमना, उनके दरवाजे पर आ जाना, ये बहुत ही एक खतरनाक स्थिति है। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल सड़कों की जांच कराने के लिए क्वालिटी मॉनिटर किए जाएंगे और अब हर जोन में इंजीनियर्स और स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के साथ 4 लोगों का एक दल बनाया जाएगा। सड़कों की क्वालिटी की पड़ताल की जाएगी और जून से ये क्वालिटी टेस्ट शुरू होंगे। और ये जो काम है एमपीआर आरडीए में किया जाएगा और अभी व्यवस्था इसकी की जा रही है। और हर जोन में कामों के लिए जांच चल रही है और जांच के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया जाएगा और इसके नमूने के साथ
जांच होगी। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रंजना, सड़कों की क्वालिटी ठीक होना बहुत ज़रूरी है और एक बड़ा कदम कहा जा सकता है सड़कों को, और अब चूंकि दुर्घटनाओं में एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो सड़कों की घटिया क्वालिटी का रहता है। अब ये जो सड़कों का टेस्ट शुरू हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, क्या इसका ध्येय है और क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? जी आशीष, मध्य प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। सड़कें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, चाहे बारिश की बात करें या फिर दूसरे किसी मौसम में बात करें, तो सड़कें जिस तरीके से रिपेयर होती हैं उनकी जो लॉन्ग ड्यूरेशन है वो नहीं रहती, और इसी को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे। और अब इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग क्वालिटी मॉनिटरिंग को लेकर लगातार व्यवस्थाओं में बदलाव कर रहा है, और इसी के चलते इंजीनियरों के साथ जो 4 लोगों का दल है वो गठित किया गया है, और अभी आने वाले दिनों में इसकी जो क्वालिटी मॉनिटरिंग है वो भी शुरू हो जाएगी, और जहां जहां पर भी सड़कों का निर्माण कार्य होगा, पुल बन रहे हैं या उनकी रिपेयरिंग हो रही है, तो यहां पर ये दल पहुंचेगा, उनके नमूने लेगा और उसके बाद देखेगा कि वहां पर सही तरीके से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है या नहीं, रिपेयरिंग सही तरीके से की जा रही है या नहीं, या फिर जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो पूरी तरह से सही है या नहीं, और सड़कों की जो ड्यूरेशन है वो कितने सालों तक रहेगी। तो इन तमाम बिंदुओं पर पड़ताल की जाएगी और 1 हफ्ते में ये जो रिपोर्ट है वो वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी, और जिसके बाद अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि अभी तक आशीष आपको बता दें कि ये जो व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण में हुआ करती थी, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी विभाग भी इस व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं। के पीछे की बात यह है क्योंकि देखा जाए तो चुनावों से पहले किसी भी तरह से कोई जो चीजें हैं वो अपने ऊपर विभाग नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सड़कों का मुद्दा बेहद गर्म रहा है, और इस बात को लेकर आम लोग भी इससे काफी ज्यादा परेशान रहे हैं, क्योंकि बार बार रिपेयरिंग के बाद भी सड़कें जल्द से जल्द खराब हो जाती हैं, और इसी को लेकर अब इन व्यवस्थाओं में बदलाव को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग अपने स्तर पर कई तरह से बदलाव करने जा रहा है। बिल्कुल, और ये बेहद ज़रूरी भी है। रंजना, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर डिटेल देने के लिए, जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का, जहां कोरबा से अगली बड़ी खबर। दरअसल कोरबा से मामला सामने आया। 5 साल पहले लापता युवती की हत्या की आशंका और हत्या के बाद शव को दफनाने का शक है। दरअसल स्कैनिंग मशीन की मदद से कंकाल खोजने के लिए खुदाई कोरबा दर्री रोड पर स्कैनिंग मशीन की मदद से खुदाई की जा रही है, और मुख्य जो संदिग्ध है जंगल में कार छोड़कर फरार हो गया था, और 2018 में युवती की स्कूटी रेलवे स्टेशन से बरामद हुई थी, और 2018 से कुसमुंडा थाना क्षेत्र में ये लापता हुई थी, और इसके बाद लगातार तलाश की जा रही है। और अब कोरबा दर्री रोड पर स्कैन करके जो स्केलेटन है, जो कंकाल है, उसकी तलाश की जा रही है। दरअसल एक मामला जो 2018 का है। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब्दुल, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, किस जगह पर क्या कोई निशानदेही है, कैसे स्केलेटन को, कंकाल को खोजने के लिए काम किया जा रहा है? जी, आपको बता दूं कि मामला 2018 का है, जब युवती लापता हुई थी। उसके बाद परिजनों ने खोजबीन की और 2019 में मामला जो है कुसमुंडा थाने में गुमशुदगी युवती की दर्ज कराई गई थी। उसके बाद पुलिस को कुछ इनपुट मिले और उसके बाद से पुलिस जो है 30 तारीख से ही खोजबीन कर रही है। पहले जेसीबी मशीन से ऐसी खुदाई की गई थी कोरबा दर्री रोड में पोहड़िया के पास, और उसके बाद उस दिन कुछ हाथ नहीं लगा, और 4 दिन बाद फिर पुलिस जो है स्कैनिंग मशीन की मदद से जो है कंकाल की खोजबीन की जा रही है, और जो मार्किंग की गई थी जगह की स्कैनिंग मशीन के माध्यम से, उसके बाद जो देर अब तक खुदाई जरूर हुई है, उसके बाद काम को बंद किया गया है। हो सकता है आज फिर से जो खुदाई का कार्य है वो फिर से जारी होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस जानकारी के लिए। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, तालाब बनाने के नाम पर ठेकेदार ने सैकड़ों पेड़ काट डाले। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएफओ ने कार्रवाई की। दरअसल बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। परिक्षेत्र सहायक को नोटिस जारी किया गया है। सीतापुर वन परिक्षेत्र के ग्राम ललितपुर जामपानी जंगल का यह पूरा मामला। जामपानी जंगल में तालाब बनाने के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया।
और ये जो कटाई हुई है पेड़ों की पूरी तरह से अवैध है और तालाब बनाने के नाम पर दरअसल ये जो कटाई है पेड़ों की कर दी गई। अंबिकापुर से पूरा मामला सामने आया। हालांकि ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में शिकायत दी है। डीएफओ ने कार्रवाई और बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। परिक्षेत्र सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीतापुर वन परिक्षेत्र के ग्राम ललितपुर जामपानी जंगल का ये पूरा मामला अंबिकापुर से सामने आया, जहां पर तालाब बनाए जाने के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया और हरे पेड़ जो कि अमूल्य धरोहर हैं प्रकृति की, और यहां तालाब बनाए जाने के नाम पर पेड़ों की ये कटाई, इससे नाराज ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई और डीएफओ ने बीट गार्ड को इस पर सस्पेंड किया। परिक्षेत्र सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। और बलरामपुर में हाथियों का उत्पात, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हाथी को भगाने के दौरान गिर गया ये व्यक्ति और गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। हाथियों के झुंड ने एक घर को तोड़ डाला। हाथियों ने खेत में लगे गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया। राजपुर वन परिक्षेत्र के कुंदी बांध पारा का यह पूरा मामला, जहां हाथियों का आतंक देखने को मिला और एक शख्स हाथियों को भगाने के लिए वहां पहुंचा था और इस दौरान गिरने पर उसकी मौत हो गई। हाथियों के उत्पात से एक व्यक्ति की जान चली गई एक बार फिर। दरअसल ये हाथी गन्ने के खेत में घुस आए थे और फसल को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान हाथियों को भगाने खदेड़ने के लिए यह शख्स प्रयास कर रहा था और वो गिरा और गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। दरअसल हाथियों के उत्पात से एक और जान चली गई। चाची सर्किल है और कुंदी तालाब उनको बोलते हैं, ग्राम का नाम है बांधपारा और जगह का नाम है। वहाँ पे ये क्या है कि रात को ग्रामीण तो ऐसे भी मतलब हाथी को देखने के लिए हुजूम मतलब लगा रहे थे दुनिया भर का। अब वही गया हाथी देखने के लिए। अब हाथी तो इधर उधर होगा, उसका मूवमेंट इधर उधर होगा, उसको देख के बताया कि हमको दौड़ा रहा करके वो भागा। अब वहाँ पे भीड़ तो था ही, हमारा फॉरेस्ट गार्ड और वन रक्षक वगैरह सब वहाँ पर थे और देखिए अब भागा। उसके बाद फिर पेट के बल गिरा। गिरने के बाद उसको ले गए घर में, ले जाने के बाद उसका सांस ऊपर नीचे होगा तो इस पार्ट डेथ कर गया। हाथी उसको मारा नहीं है। हाँ, हाथी जो है 3 हाथी हैं वहाँ पे और घर भी तोड़ा है एक। और सीधी में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही आरोपियों ने किशोरी को वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी और पुलिस की माने तो इस वारदात में पीड़िता की चचेरी बहन ने यह पूरी योजना बनाई थी और इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गैंगरेप के आरोपी पकड़े गए हैं। 5 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। चूंकि अब तक जो पूरा घटनाक्रम सामने आया उसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य पता चला कि पीड़िता की चचेरी बहन ने यह पूरी साजिश रची थी। और रायपुर से बड़ी खबर, आरंग में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा। राजीव भवन का लोकार्पण कार्यक्रम, लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे बड़े नेता। सीएम बघेल, प्रभारी शैलजा सहित बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे आरंग पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल और आरंग में कांग्रेस नेता एकजुट होंगे। और आपको बता दें कि राजीव भवन का लोकार्पण कार्यक्रम है और इस दौरान लोकार्पण समारोह में कई कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। जहां रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा दोपहर 1 बजे आरंग पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल और आरंग में कांग्रेस नेताओं का जमघट होगा। दरअसल आज एक बड़ा दिन है, राजीव भवन के लोकार्पण का ये दिन और कांग्रेस के नेताओं का यहां पर जुटना आज बताया जा रहा है। दोपहर 1 बजे लगभग ये कार्यक्रम शुरू होगा। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरबा के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब एसईसीएल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और समन्वय समिति की बैठक में ये शामिल होंगे। मरार पटेल समाज के कार्यक्रम में भी ये शामिल होंगे। और कोरबा के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब हैं। दरअसल अरुण साहब एसईसीएल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यहां समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे अरुण साहब। और समन्वय समिति की बैठक में मरार पटेल समाज के कार्यक्रम में भी इसके बाद इन्हें जाना है। और कोरबा के दौरे पर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और एसईसीएल में
प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर सकते हैं। और कोरबा के दौरे पर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज करने वाले हैं। SECL में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या विषय रखे जाएंगे, इस पर लगातार रहेगी हमारी भी नजर, आप तक डिटेल्स पहुंचाएंगे। और आपको बता दें कि मरार पटेल समाज के कार्यक्रम में भी वे शामिल होने वाले हैं। और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर और दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन 7 जून को होना है। बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन में और 8 जून को ये दुर्ग में संभागीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और सम्मेलन में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा और मोहन मरकाम, चरणदास महंत शामिल होंगे। 15 जून तक छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में ऐसे सम्मेलन होने हैं जिसमें सभी बड़े नेता पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत इस पूरे मामले में जो बड़े नेता हैं वो शिरकत करेंगे। दरअसल ये बिलासपुर और दुर्ग में जो संभागीय सम्मेलन है सबसे पहले होगा। उसके बाद 7 जून को दरअसल बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन होगा और 8 जून को दुर्ग में होगा संभागीय सम्मेलन। 15 तारीख तक इस तरह से सम्मेलन हो रहे हैं और इन सम्मेलन में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, विधानसभा के स्पीकर समेत कई बड़े नेता पहुंचेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की डेडलाइन 31 जुलाई कर दी गई है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पत्र जारी किया और 3 साल से कम स्थान पर जमे अधिकारियों को हटाने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए और तेज गति से ये अमल में लाया जाएगा। दरअसल विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है और 3 जनवरी तक सरकार का गठन करना है। ऐसे में ये जो एक प्रशासनिक स्तर पर चुनाव आयोग ने अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चूंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुटकर समय से पहले तत्परता के साथ काम को पूरा करना है। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पत्र जारी करके इसके पूरे मामले की जानकारी साझा की है। चुनाव आयोग ने विधानसभा के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और किसी भी तरह से ये तैयारियां बाधित ना हो इसके लिए अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की डेडलाइन 31 जुलाई कर दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक पत्र जारी कर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक पत्र के माध्यम से जानकारी पहुंचाई गई है और 3 साल से एक स्थान पर जमे अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उनका स्थान परिवर्तन किया जाएगा यानी ट्रांसफर किया जाएगा। 3 जनवरी तक चूंकि सरकार का गठन भी होना है, उससे पहले इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के निर्वहन में किसी भी तरह की बाधा ना आए इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी किया है और ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में ये लेटर है। और रायपुर में पटवारियों की हड़ताल का आज 21वां दिन है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी, अब तक शासन से कोई बातचीत नहीं हुई। हड़ताल से राजस्व विभाग का काम ठप पड़ा है, आम लोगों को परेशानी हो रही है और आज 21 दिन हो चुके हैं 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ये पटवारी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं जिसमें 8 सूत्रीय की मांग है और शासन से बातचीत का कोई अभी यहां पर विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है और हड़ताल से राजस्व विभाग का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। आम लोगों को बेहद परेशानी यहां हो रही है। और पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इंदौर पहुंचे थे और जहां पारंपरिक अंदाज में बहुत भव्य उनका स्वागत हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की। यहां ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थित नेफ्रा मटेरियल रिकवरी सेंटर का निरीक्षण किया और इसके बाद होटल मैरियट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से आयोजित डिनर में वे शामिल हुए और यहां प्रचंड ने नेपाली नागरिकों को भी संबोधित किया। इस दौरान करीब 50 से अधिक नेपाली नागरिक वहां मौजूद थे और जो पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में ही रह रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के दौरे के पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये गर्व का क्षण है। सर, बहुत गौरव का विषय है। नेपाल के प्रधानमंत्री हमारे शहर में आए, हमने खूब मेहमान नवाजी करी और यहाँ के लोगों ने भी बहुत मेहमान नवाजी करी।
पुलिस विभाग, प्रशासन विभाग बहुत अच्छा खर्चा किया, सम्मान किया और हमको हाथ पकड़ के मिलवाया। इससे अच्छी खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकता है। बहुत बढ़िया सर, एक नंबर हुआ। हमसे मिलवाए, यहाँ का प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए हम लोग सब के मिलने का मौका मिला, इसमें हम सब गर्व करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा, इसको हम लोग एक ऐतिहासिक दौरे के रूप में हम लोग इसका रूपांकन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा दौरा शायद। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।